नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। कोरोना एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही रूह कांप जाती है। कोरोना से लोग इतने आजिज आ चुके हैं कि वो दिन रात बस इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब ऐसा एक जादू की छड़ी आए और हमेशा के लिए कोरोना जो है देश से और इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। इस बात पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर राजीव सूद जी हैं, जो कि जाने माने डॉक्टर भी हैं और कोरोना के बारे में इनसे बेहतर जानकारी शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि कोरोना के शिकार ये भी हो चुके हैं और इन्होंने मौत को मात देकर ज़िंदगी में वापसी की है। डॉक्टर सूद साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। कोरोना 30 जनवरी को पहला मामला देश में आया था। आज जो है सितंबर ख़त्म होने को है। पहले मामले से लेकर आज 50 लाख के ऊपर मामले तक पहुंच गए हैं। अब आने वाले वक्त में और क्या होगा? देखिए, कोरोना जब शुरू में आया था तो वही लोग डायग्नोज हो पाते थे जो कि हमारी फैसिलिटीज़ में कवर हो पाते थे, क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, लैब्स बहुत कम थी जहाँ पे टेस्ट होते थे। टेस्ट का नंबर बहुत कम था और जो लोग थोड़े सीरियस लेवल पे पहुँच जाते थे ज़्यादातर वही डायग्नोज होते थे या उनके कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग होती थी। अभी टेस्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है और फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, इसलिए हमारे नंबर्स जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वो इस वजह से भी बढ़े हैं और थोड़ी अवेयरनेस आई है कि खांसी के साथ बुखार है तो हमको करा लेना चाहिए टेस्ट। और कुछ लोग अभी भी नहीं करवा रहे टेस्ट की। होम क्वारंटाइन का जब से पब्लिसिटी हुई है वो सोचते हैं कि जब ज़्यादातर लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरत है, और उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं आगे वो छूट जाते हैं। अब स्थिति यह है कि चाहे गर्मी हो, गर्म देश हो या ठंडा देश हो, ये पेंडेमिक है, पूरे विश्व में ये फैला है और इसलिए ये उम्मीद करना कि ये ठंड के बाद गर्मी का मौसम आएगा और गर्मी का बाद ठंड का मौसम आएगा तो ये चला जाएगा, वो भी बात ख़त्म हो चुकी है। जो पेंडेमिक इससे पहले स्पेनिश फ्लू का आया था आज से 100 साल पहले, वो 2.5 साल चला था। इसलिए ये एकदम बोलना कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दबाजी है और कितनी देर चलेगा ये समय बताएगा। इसका प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है तो मुश्किल तो ज़रूर है। और उसके बाद इसकी विरुलेंस जो है, जो कोरोना का जो वायरस है, इसमें चेंजेस आती जा रही हैं और इसमें 11-12 स्ट्रेन बन चुके हैं, 11-12 तरह का। इसलिए कब कौन सा स्ट्रेन, जैसे दिल्ली में 2 स्ट्रेन ज़्यादा एक्टिव हैं और ये म्यूटेट कब हो जाएगा, फर्दर इसमें क्या चेंजेस आएगी, ज़्यादा खतरे की तरफ जाएगा या ज़्यादा सेफ्टी की तरफ जाएगा, नया स्ट्रेन जो आएगा, ये सब समय बताएगा। डॉक्टर साहब, जब कोरोना वायरस देश में आया था तो अप्रैल में मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। उस समय मामला लगभग देश में 5,000-6,000 प्रतिदिन आते थे। उस समय पूरा देश ठहरा हुआ था, घरों के अंदर बंद था, होम क्वारंटाइन था। आज मामला लगभग रोज़ 90,000 1 लाख के करीब आ रहा है। पूरा देश घर के बाहर है। तो ये जो होम क्वारंटाइन का फंडा जो था, जो लॉकडाउन का फंडा था, वो क्या सफल नहीं रहा? देखिए, जो हम लोगों ने इसको शुरुआत की थी उस टाइम हमारे 4 मंत्र थे जो हमने दिए थे। वो 4 मंत्र थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि ये भारी होता है, इसका जो वायरस है और वो गिर जाता है ज़मीन की तरफ, तो इसलिए वो 2 मीटर तक ट्रैवल नहीं कर पाता। वो है बिना मास्क वाली बात। अगर आपने मास्क लगाया है तो मास्क से प्रोटेक्शन होता है, आपका भी होता है और आपसे दूसरों का होता है। फेस की शील्ड लगाई है तो आइज़ भी इसकी एंट्री का माध्यम है। आपके हाथों से फोमाइट्स को आप छूते हैं, डिफरेंट चीज़ों को, और इससे ये ट्रांसफ़र होता है और स्टील पे, प्लास्टिक पे ये ज़्यादा देर तक रहता है। करेंसी है, फाइल्स हैं, उससे ये स्प्रेड कर सकता है, उसको फोमाइट्स कहते हैं। इसलिए हैंड हाइजीन, ग्लव्स पहने या फिर आप बार बार हाथ को धोएं और 20 सेकंड तक धोएं, और साबुन सैनिटाइज़र से ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें बताई गई। अब एक लेवल है, एक अवेयरनेस का लेवल तो आ ही चुका है। हर आदमी को पता है कोरोना क्या है, हर आदमी को पता है सोशल डिस्टेंसेस और मास्क पहनने का फ़ायदा क्या है। और कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कांटेक्ट में रहेंगे और अगर दूसरे आदमी को
कोरोना है तो वायरल लोड बढ़ता जाएगा। इसीलिए हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को ये ज़्यादा हो रहा है, और क्योंकि उनका बार बार एक्सपोजर से वायरल लोड बढ़ जाता है। आप जिससे भी बात करें ज़्यादा देर बात ना करें। पर अब ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो इनडेफिनेटली चला के इकोनॉमिकली काफ़ी कंट्रीज़ और इंडिया भी ये फेस कर रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। पर जिस तरीके से कोरोना का अनलॉक हो रहा है, वो अवेयरनेस से अगर उसको अलग कर दिया, अगर हमने ये सोच लिया कि मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट कम है और हम लोगों को होम क्वारंटाइन से ठीक हो जाते हैं, या सोच ले कोरोना तो होना ही है, या सोच ले एक हर्ड इम्यूनिटी आ रही है, गवर्नमेंट भी वेट कर रही है, हम भी वेट कर रहे हैं, और सीरो पॉजिटिव कितने हैं, कितने लोगों की एंटीबॉडी बन गई हैं, कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं पॉपुलेशन में 1/3 की बन गई हैं। तो इस तरह की जो ख्याल आ रहे हैं और हम लैक्स होते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है डोंट लोअर योर गार्ड। अगर आप सोशल डिस्टेंसेस नहीं कर पा रहे उस लेवल की, 2 मीटर की नहीं कर पा रहे, आप 4 फीट की करिए, 3 फीट की करिए, पर हाथ ना मिलाइए, पास मत आइए, गले मत लगाइए किसी को, और ज़्यादा देर जब आमने सामने आए तो उसको ब्रेक कर दीजिए उस कॉन्टैक्ट को। और इस तरीके से आप अपनी मास्क को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते गैदरिंग के अंदर। जब आप अलग से बैठे हैं, आप कार में भी अगर आप अकेले हैं आप मास्क नहीं लगाएंगे, पर अगर आपके साथ कोई है मास्क लगाएंगे। वेंटिलेटर घर रखिए, आप क्लोज एसी में, सेंट्रल एसी में अवॉइड कीजिए, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास अवेयरनेस है, हमारी हैंड हाइजीन और मास्क, ये भी इस सिचुएशन में हमको बचाएगा। और जिस तरीके से लोग लैक्स हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि कम से कम 15 दिन का जो एक इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस के ग्रो करने का, एक लॉकडाउन की और ज़रूरत पड़ जाएगी अगर इस तरह लोगों ने केयरलेसनेस दिखाई। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिनको कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक हो चुके हैं, अब आज के समय में सारे ऑफिस खुल गए हैं, सारे लोग काम पे जा रहे हैं, तो जिनको कोरोना वायरस हुआ है अगर वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो फिर सामने वाले के लिए या उनके लिए भी कितना खतरा है? देखिए, कोरोना वायरस होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनती है। अब इसका लेवल अलग अलग है। आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव होना एक बात है, और उसका कितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनी है वो एक अलग बात है। और ये एंटीबॉडी उस स्ट्रेन के अगेंस्ट भी हो सकती हैं, और सारे स्ट्रेन्स जो हैं 10-11 उनके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। अब सेफ्टी डिपेंड करता है, ये टाइम बताता है। हर वैक्सीन, कई वैक्सीन्स हैं जो हर साल लगती हैं, कई वैक्सीन्स हैं जो एक ही बार लगती हैं लाइफ में, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह की पहले हर साल लगता था, इम्यूनाइजेशन होती थी, पोलियो के ड्रॉप हर साल देते थे। तो इसका एक लेवल होता है कि कब तक ये आपके शरीर में रहेंगे। इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला जनवरी से लेकर सितंबर तक अब ये आना शुरू हो गया है कि एंटीबॉडीज़ का लेवल ड्रॉप हो रहा है। और एक कुछ खबरें ये भी आई हैं कि 5-7 लोगों को रेयर है पर कोरोना दोबारा हो गया। और इसकी एक दूसरी थ्योरी भी है कि अगर आपको कोरोना हो चुका है, आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, और एटमॉस्फेयर से अगर आपको कुछ कोरोना की एक तरह से डोज या वायरस दोबारा मिलता है, आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी इम्यूनिटी को थोड़ी देर के लिए और बढ़ा देगा। इसलिए ये तो बात ठीक है कि वो थोड़े सेफ़ हैं कंपेयर टू बाकी लोगों के, उनकी एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा हैं, पर ये कितनी देर लास्ट करेंगी एंटीबॉडी, इसका अभी कोई पक्का सर्वे का परिणाम नहीं आया है। डॉक्टर साहब, एक बात लोगों में चल रही है, आशंका बनी हुई है, लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो अब हवा में भी दिखने लगा, मतलब हवा में भी तैरने लगा। क्या ऐसा है क्या कि कोरोना वायरस हवा से भी इन्फेक्टिव हो रहा है? मैंने जैसे बताया कि कोरोना वायरस हवा के अंदर से ही जाता है, जो एक से दूसरे पे जाता है, इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। फोमाइट से जाता है, आर्टिकल से जाता है, वो अलग बात है, एडिशनल सोर्स है, पर मेन सोर्स जो है वो नेजोफेरेंजियन से और आपके आईज से, और ये सब जो एंट्री हैं आपके दूसरे की बॉडी में। अब ये हवा में जाने के लिए मैंने आपको बताया, ये भारी कण होते हैं इसके वायरस, ये और ये नीचे गिर जाते हैं। पर अगर आप एरोसोल बनाते हैं, जैसे आप फ्लश चलाते हैं तो ज़मीन से 2-3 फीट ऊपर तक
एरोसोल बन जाता है, मतलब हवा में नमी के कण फैलना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ ही ये कोरोना फैलना शुरू। स्टीम है या फिर आपका जहाँ पे भी आप कोई डेंटल का काम करते हैं उसमें एरोसोल बन रहा है जिसमें भाप बनता है, वाष्प बनती है, उसके अंदर ये कोरोना ज़्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकता है। पर जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, मोस्टली 99% से भी ज़्यादा जो है वो आपके हवा में भी 2 मीटर से ज़्यादा ये नहीं रहता, अनलेस आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, नेबुलाइजर ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें वाष्प जो है बन के और घूमती है हवा के अंदर। डॉक्टर साहब, ये तो कोरोना का बहुत बेहतरीन लक्षण आपने बताया, लोगों के बहुत भी काम आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक अहम बात जो है, लोग कोरोना से थक चुके हैं, सब लोग घर में रहते रहते। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे किसने लिखा था कि लोग एक तरीके से सड़क से घर पे नहीं आए बल्कि घर से सड़क पे आ गए हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि कोरोना ने इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित किया है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास कोई काम धंधे नहीं है, लोग ऊब चुके हैं। अब लोगों का एक ही बात का इंतज़ार है कि कब वो वैक्सीन आती, वो टीका आता है और हमें वो मिलता है और हम जो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और स्वतंत्र तरीके से जो है हम अपने काम धंधे में लग जाते हैं। तो वो वैक्सीन हमारे देश में कब तक आ रहा है? देखिए, वैक्सीन जो है उसको आने में कई बार 1, 2, 3 साल लग जाते हैं। उसके टेस्ट होते हैं, उसके रिपोर्ट आते हैं, उसमें कितने एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं शरीर में वो देखा जाता है और कितने लास्ट कर रहे हैं। पर कोरोना जब आया है, ये पेंडेमिक है, पहली बार ये वाला स्ट्रेन आया है जो कोविड-22 SARS-2 स्ट्रेन है। और अगर ये स्ट्रेन आया, इसके आगे भी स्ट्रेन्स बन गए हैं, इसलिए इतनी जल्दी ये बोलना कि वैक्सीन कारगर हो जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है इसको बताना। पर एक बात है कि आपका ये वैक्सीन ज़रूरी भी है, क्योंकि जब ये कुछ वैक्सीन आएंगे ये काफ़ी लोगों को तो इम्प्रूव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इम्प्रूव तो नहीं, प्रोटेक्ट बोलेंगे इसको। पर ये कितना लास्ट करेंगे, एक वैक्सीन के बाद दूसरा वैक्सीन बनाना पड़ेगा शायद, ये भी हो सकता है। या वैक्सीन लंबे ट्रायल में, शॉर्ट टर्म ट्रायल में ये पास हुए हैं, लॉन्ग टर्म ट्रायल में ये फेल हो जाएं, ये भी हो सकता है। वैक्सीन जो है अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, इनके सक्सेस के बारे में हम होप कर सकते हैं, पर क्लेम करना कि ये हमारा कोई मिरेकल आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है। हर वायरस का इलाज वैक्सीन है, ये तो बात ठीक है, उसका प्रिवेंशन के लिए। पर हर वैक्सीन कारगर रहेगी और लंबे समय तक रहेगी। स्ट्रेन बदलते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, इसलिए वैक्सीन के ऊपर पूरा भरोसा लंबे टाइम तक करना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वैक्सीन के मामले में रूस ने दावा किया है कि हमने वैक्सीन बना लिया है और वो अपने देश में लोगों को देने भी जा रहा है, हमारे देश में भी वो ट्रायल चल रहा है, अमेरिका में भी वैक्सीन पे काम चल रहा है, वो भी हमारे देश में भी उसका भी ट्रायल चल रहा है, और हम अपने स्तर पर भी लगभग 3 स्तर पे हम अपना खुद का वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं। तो उन सारे पहलू को देखा जाए तो हम किस स्टेज पे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन हमारी जो कम्युनिटी है उसको इम्यून करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो हर्ड इम्यूनिटी है कि सबको इन्फेक्शन होता गया और सब आगे से कुछ समय के लिए इम्यून हो गए और वो चेन ब्रेक करते जाएंगे और कोरोना ठीक हो जाएगा। दूसरा वैक्सीन का तरीका। तीसरा जो अभी प्लाज्मा थेरेपी है कि वैक्सीन जिनमें एंटीबॉडी बन गए हैं उनके एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ दूसरे में डाल दी जाए इनिशियल स्टेज में, जब उसके खुद के वैक्सीन नहीं बने हैं और वो कारगर सिद्ध हो। तो ये सब इन पे काम चल रहा है। अब जो ये वैक्सीन बने हैं, भारत वैक्सीन बनाने में सबसे अग्रणी है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में बनती है। और अगर वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और भारत में बनना शुरू होती है, पूरे विश्व की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, आज भी कर रहा है कई चीज़ों के लिए। तो वैक्सीन के बारे में ये है कि जो वैक्सीन रशिया में या यूएस में बन गई हैं, जिनके शॉर्ट ट्रायल बोलूँगा मैं, पूरे ऑर्गेनाइज ट्रायल नहीं है, ये जो सक्सेसफुल दिखे हैं वो सक्सेस सिर्फ ये है कि उनको लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा, ये नहीं देखा गया है ज़्यादा। ये देखा गया है कि उनको लगाया और उनमें एंटीबॉडीज़ बन गए, तो उनमें जो रक्षा हो रही है उनकी बॉडी की, वो एक्चुअल लाइफ में क्या होगा वो समय बताएगा।
तो शॉर्ट ट्रायल फास्ट ट्रैक के ऊपर इनको अप्रूवल दिया है, और आने वाले टाइम के अंदर ये वैक्सीन कारगर इसलिए हो सकती हैं क्योंकि ये अभी जो स्ट्रेन चल रहा है वायरस का उसके हिसाब से बनी है, पर आने वाले टाइम में इसमें म्यूटेशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल के बाद अगर कोरोना एक ऐसी बीमारी बन जाती है कि बार बार आती है, और इसका पूरी तरह जैसे इबोला था, सार्स था, मर्स था, वो ख़त्म हो गए बिल्कुल, एक बार आए उसके बाद दोबारा नहीं हुए। तो अगर ये वैसे ख़त्म हो गया जिसका लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो ये वैक्सीन का डेवलपमेंट चलता रहेगा, नई वैक्सीन आएंगी और भारत इसके अंदर लीड करेगा। कल ही पार्लियामेंट में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने ये दावा किया है कि साल के शुरुआत में हम वैक्सीन बना लेंगे और लोगों के बीच में जो है उसको जो है वितरित करेंगे। बताया कि वैक्सीन तो जैसे रशिया ने बना ली, यूएस ने बना ली, फास्ट ट्रैक पे तो बन ही रही है, इंडिया तो बनाएगा क्योंकि इंडिया के अंदर तो वैक्सीन बनाने का हब है। अब वैक्सीन बनने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म उसकी यूटिलिटी क्या होगी वो समय बताएगा। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस में इलाज में प्लाज्मा थेरेपी भी जो है वो अहम भूमिका निभा रहा है। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? देखिए, प्लाज्मा मैंने जैसे बताया एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वो 2-3 महीने रहते हैं। जैसे ही किसी को कोरोना हुआ उसके शरीर में एंटीबॉडी बनेंगे, और वो अगर जितना सीवियर है उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस होगा उसके शरीर का, तो रक्षात्मक ये एक इम्यून सिस्टम से बनता है, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे। अब ज़्यादातर वैक्सीन जो दिए गए, जो ट्रायल चले शुरू के, वो मॉडरेट जिनको कोरोना था, मतलब ये है कहने का जो सिंपल कोरोना से आगे निकल चुके थे, चेस्ट इन्वॉल्व हो चुकी थी या सीवियर में थे, या अपने इंक्यूबेशन पीरियड जो था उनका पहले 5-7 दिन में नहीं, लेट दिया उनको, तो वो उसको कारागार होने की चांसेस कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि जब एक व्यक्ति को कोरोना होता है उसके खुद के भी एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो बाहर से प्लाज्मा में एंटीबॉडी लेके डालने से कोई बहुत बड़ा मिरेकल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर जब आपको दिख रहा है कि ये पेशेंट जो है सीरियसनेस की तरफ जा रहा है और अभी अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ के अंदर है, मेरा मानना ये है पर्सनल, बाकी रिसर्च बताएगी कि उस स्टेज के अंदर जो प्लाज्मा थेरेपी है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। और मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मेरे को इन्फेक्शन हुआ और मेरा पहले 4-5 दिन के अंदर डिटोरेशन हो रहा था, उस टाइम जब प्लाज्मा थेरेपी दी गई, 2 बार आईसीयू में मैं एडमिट हुआ, और उससे मेरे को जो मैंने फील किया, जो मैंने अपने आप को फील किया उसके इमीडिएटली बाद, हालांकि स्टेरॉयड और बाकी चीज़ें भी लग रहे थे, ब्लड थिनर्स भी आ रहे थे, पर मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन और सब कुछ जल्दी इम्प्रूव हुआ, जो कि आईसीएमआर के कुछ देखा गया है स्टडी के अंदर कि जो लेट स्टेज में दिया गया खास करके उन लोगों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी प्लाज्मा थेरेपी अर्ली स्टेज में देना कारगर है, और उससे एंटीबॉडीज़ पैसिव रूप से आपके शरीर के अंदर चली जाती है। तो ये आपने देखा कि राम मनोहर लोहिया के पूर्व डीन साहब डॉक्टर राजीव सूद साहब थे हमारे साथ। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस के बारे में बताया, उसके लक्षण के बारे में बताया, उसके इलाज के बारे में बताया। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है, कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। तो अभी भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, बार बार सैनिटाइज़र को यूज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। शैलेश कुमार सिंह, HS न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।